हेलो स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है, स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान प्रस्तावना लेक्चर 2, यानी कि प्रस्तावना, जिसे हम या तो प्रस्तावना कहते हैं या उद्देशिका कहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रस्तावना आखिर है क्या, उसको हम समझने की पूरी प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। जहां से क्वेश्चंस बनते हैं उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दोस्तों, प्रस्तावना याद होना चाहिए ताकि उसको समझने में ज्यादा दिक्कत समस्या ना हो। तो सबसे पहले प्रस्तावना आपको याद होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जिससे प्रस्तावना स्टार्ट होता है कि हम भारत के लोग, भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। क्या समझिएगा, सामाजिक या दिमाग में रखिएगा कैसा न्याय, इसको समझाएंगे। फिलहाल शुरू में ही इसको देखिए, जो है कि कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। कैसा न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। किस प्रकार की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, किस प्रकार की समता है, समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उस सब में व्यक्ति गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। कौन करते हैं? हम भारत के लोग। किसके माध्यम से? संविधान सभा के माध्यम। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है कि जब संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई। कैसी बैठक हुई? तीसरी बैठक। और तीसरी बैठक में बताया थे खास बात है इसके पहले वीडियो में, यदि नहीं देखिए तो फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तीसरी बैठक हुई जिसमें 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। क्या पेश किया? उद्देश्य प्रस्ताव। पूरी तरह से कहा जाए तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसको स्वीकृति मिली 22 जनवरी। इस पर बहस करने के बाद, विचार विमर्श करने के बाद 22 जनवरी 1947 को इस पर क्या हो गई? स्वीकृति मिली, इसे स्वीकार कर लिया। याद रखिएगा। तो इसे कब जो है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ये उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। इसके बाद क्या उस पर विचार विमर्श हुआ, जिसके द्वारा 22 जनवरी 1947 में स्वीकृत किया गया, इसे स्वीकार कर लिया गया। किसके रूप में? उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में, जो आगे चल के यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना के रूप में उभर कर आया, या उद्देशिका के रूप में। किसके उद्देशिका के रूप में? संविधान के उद्देशिका। यहां तक समझ। प्रस्तावना है, क्वेश्चन हमारा उठता है, आखिर प्रस्तावना की जरूरत क्यों? तो समानतः जब भी कोई कानून अधिनियम बनता है उसमें प्रस्तावना लिया जाता है, या कोई भी समानता हम भी बात कर सकते हैं। जब समानता, जब कोई पुस्तक राइटर लिखता है उसके पहले समाज जो की प्रस्तावना देता है कि इसके अंदर क्या है, एक बताता है, एक ऊपर की तरफ पूरी तरह से बता देता है कि पुस्तक के अंदर क्या। उसी तरह से जो है कि संविधान है, संविधान एक पुस्तक है। संविधान क्या है? नियमों एवं कानूनों का संग्रह है। तो वह जो है कि प्रस्तावना उसकी है, तो इसमें बताने की कोशिश किया गया है। इसके बताने की कोशिश किया गया कि जो संविधान निर्माता थे, संविधान निर्माता उनकी आकांक्षा क्या थी,
यह इच्छा एवं उच्च आदर्श या उच्च आदर्शों की बात, यानी कि संविधान निर्माता की आकांक्षा, इच्छा, उच्च आदर्श, वह कैसे संविधान में स्थापित करना चाहते थे, वह कैसा संविधान चाहते थे। यदि हमें उसे जानना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें प्रस्तावों को पढ़ लेना है और समझ लेना है। हम समझ जाएंगे कि हमारे जो संविधान निर्माता थे, जो विद्वान थे, वह क्या चाहते थे, कैसा संविधान चाहते थे, इसके बारे में हमें झलक मिल जाएगी। और इसके बारे में एक कैसा स्थापित करना चाहते थे, कैसा राज्य बनाना चाहते थे, इसके कैसा राष्ट्र चाहते थे, इसके बारे में चल जाएगा। क्लियर दोस्तों? चलिए यहाँ तक तो क्लियर करते हुए चलिए एक सीक्वेंस में चलेंगे, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन उठता है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि बताइए किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है, किस भाग को? तो याद रखिएगा, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, उस समय कौन थे? न्यायमूर्ति थे हिदायतुल्लाह। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ये क्या थे? न्यायमूर्ति थे, जस्टिस ऑफ इंडिया, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, सॉरी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। इन्होंने क्या किया था, ये सुप्रीम कोर्ट के जो है कि चीफ जस्टिस थे, जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्होंने कहा था कि गोलकनाथ पंजाब राज्य में एक सुनवाई में कहा था कि जो प्रस्तावना है यह संविधान की आत्मा है। क्या है? संविधान की आत्मा। तो यदि पूछा जाए कि संविधान की आत्मा क्या है, तो कहेंगे प्रस्तावना। यहीं से क्वेश्चन और समझ लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यानी कि भीमराव अंबेडकर ने, पूछा जाए कि क्वेश्चन कहा जाए किस अनुच्छेद को कहा था, अनुच्छेद कहा जाए तो अनुच्छेद 32 को कहा था कि क्या है? हृदय है, संविधान का हृदय है और आत्मा, ऐसे लिख लीजिएगा, और आत्मा, क्या समझिएगा? तो हृदय और आत्मा किस अनुच्छेद में कहा गया? तो अनुच्छेद 32। इसमें परेशान मत होइएगा, पूछे कौन सा भाग है संविधान, कौन सा भाग इसमें आत्मा कहा गया, तो कहेंगे जो है कि प्रस्तावना को। और किसमें कहा गया? तो न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह जी थे, जो उस समय कहा था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में सुनवाई में कहा था जो संविधान है तो क्या प्रस्तावना है वह संविधान की आत्मा। उसी तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जो अनुच्छेद 32 है हृदय और आत्मा, इसके संविधान। यह क्यों कहा था? जब हम मौलिक अधिकार या मौलिक अधिकार में है, जब हम मौलिक अधिकार पढ़ाएंगे दोस्तों तो उसमें बताएंगे कि क्यों कहा था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। चलिए यहाँ तक हम लोग समझ लिए, इससे रिलेटेड आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप समझते हैं और भी केस चले थे और भी सुनवाई हुई थी जिसमें क्या हुआ, किसी में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान क्या है, प्रस्तावना क्या है, संविधान का अंग है। किसी में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो इसके बारे में डील करेंगे, जहां क्वेश्चन बनते उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह प्रस्तावना को कुछ विद्वानों ने किसी अलग अलग तरीके से परिभाषित किया, उसको समझते हैं। जैसे के एम मुंशी जी ने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा। पूछा जाए बताइए कि किस व्यक्ति ने राजनीतिक जनपत्री प्रस्तावना करके मुंशी जी। क्लियर हुआ? चलिए आगे और बढ़ते हैं। सबने अलग अलग तरीके से क्या किया, इसे परिभाषित किया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ बातें। समझिए कुछ बातें यहाँ से हम देखिए बताते हैं। समाजवादी
इसकी बात करेंगे, पंथ निरपेक्ष की बात करेंगे और अखंडता सब की बात करेंगे। चलिए एक वन बाई वन करके समझते हैं। तो क्या हुआ, एक संशोधन किया गया। पूछा जाए कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो कहेंगे जो संशोधन हुआ है एक बार हुआ है। कितनी बार हुआ दोस्तों? एक बार हुआ। कितनी बार हुआ है? एक बार। अब कब हुआ है ये पूछा जाए, कब हुआ, तो कहेंगे 42वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ था? 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में कुछ शब्द जोड़े गए। क्या किए गए थे? कुछ शब्द जोड़े गए थे। वे शब्द कौन थे? तो कहेंगे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और अखंडता सब जोड़े गए। क्लियर हुआ? वन बाई वन करके हम चल रहे हैं, ध्यान समझिएगा। आगे समझ में आ रहा है? समझिए। और पूछा जाए कि विश्व का सबसे प्रथम जो कि पंथ निरपेक्ष देश कौन है? विश्व का प्रथम पंथ निरपेक्ष देश, तो कहेंगे अमेरिका। विश्व का प्रथम पंथ निरपेक्ष देश। तो यह हो गया। फिर सब जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता सब जोड़े गए। चलिए यहां तक हम लोग समझ गए। आगे बढ़ते हैं। मुंशी जी ने राजनीतिक जन्मपत्री कहा है, किसको प्रस्तावना कहा है। अलग अलग तरीके से अलग लोगों ने क्या परिभाषित किया है। प्रस्तावना क्या है? संविधान की आत्मा है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किसे आत्मा कहा है? तो 1932 को कहा है। क्या हृदय और आत्मा कहा है। अब हम क्या करते हैं? शुरू करते हैं। हम भारत के लोग, एक बात और समझ लीजिए। पूछा जाए प्रस्तावना की भाषा किस देश से संबंधित है? प्रस्तावना की भाषा। एक एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 क्वेश्चन बनेंगे सब यहाँ बता देंगे आप। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, किस संविधान से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब शुरू करते हैं। हम भारत के लोग, यानी कि हम भारत के लोग, जितने भारत के नागरिक हैं, सबकी बात लेकर सबको कह रहा है कि हम भारत के लोग। प्रस्तावना कह रहा है कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, एक शब्द आ गया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। बस एक शब्द में समझने की कोशिश करेंगे, ज्यादा लिखने से कोई मतलब नहीं। आपको भी टॉपिक क्लियर करना है, आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। बिल्कुल एकदम जो है कि कहीं से क्वेश्चन आए कर लीजिए, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्या है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न? एक कहता है किसके तरफ इशारा करता है? तो भारत क्या है? हम भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब कि भारत बाह्य एवं आंतरिक मामलों में स्वतंत्र है। इसका मतलब क्या हुआ? आंतरिक मामलों में स्वतंत्र। तो बाह्य जो है कि बाह्य आंतरिक मामलों क्या स्वतंत्र है। इसका मतलब है कि जो भारत है वह जो है कि विदेशी अर्थात किसी भी देश से, किसी भी ध्यान समझिए क्या हो जाएगा? अर्थात भारत किसी भी देश से संधि या समझौता करने के लिए विवश नहीं है, बाध्य नहीं है। यानी कि भारत क्या हो जाएगा? किसी भी देश से संधि या समझौता करने के लिए बाध्य नहीं है, आंतरिक मामलों से स्वतंत्र है। इसका मतलब एक शब्द में याद रखिएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब आंतरिक एवं बाह्य मामलों स्वतंत्र है, अर्थात भारत किसी भी देश से संधि या समझौता करने के लिए विवश नहीं है, बिल्कुल क्या है? अब हम भारत के लोग, कोई भी क्वेश्चन पूछता है हम भारत के लोग किससे संबंधित हैं, तो हम भारत के लोग उसी तरह से कहा गया यह जो है कि हम संयुक्त राष्ट्र के लोग। ध्यान समझिएगा, जैसा कि हम संयुक्त राष्ट्र के लोग
यह बिल्कुल यूएनओ के चार्टर से है। किससे चार्टर से है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर से। किससे चार्टर से? यूएनओ के चार्टर से संबंधित है। पूछा है कि हम भारत के लोग किस 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 चार्टर से संबंधित, किससे संबंधित है? तो कहे यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। किससे संबंधित है? हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग, यहाँ पर संघ लिख लीजिएगा, संघ के लोग। किस संबंधित है? यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित है, इससे चार्टर से संबंधित है। तो एक एक टॉपिक हम बता रहे हैं, एक एक शब्द से जो भी एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट इसमें है, एक बार आपको आइडिया मिल जाएगा, ये भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है। आगे बात करते हैं, सब कुछ उत्तर संपन्न मतलब समझ लें कि भारत आखिरी मामले स्वतंत्र है, विदेशी जो है कि विदेशी या किसी भी देश से जो है कि संधि समझौता करने के लिए बिल्कुल मुक्त है, वह क्या विवश नहीं है। समाजवादी, जो भारत का समाजवाद है, लोग पूछे भारत का समाजवाद कैसा है, तो लोकतांत्रिक समाज है, ये लोकतंत्रात्मक समाजवाद है, ऐसे भी कह सकते हैं लोकतंत्रात्मक समाजवाद। अर्थात प्रमुख खाद्य उत्पादनों पर, अर्थात इसका मतलब क्या है? प्रमुख खाद्य उत्पादन, जितने भी खाद्य उत्पादन है, खाद्य उत्पादन होगा, इसमें सरकार का जो नियंत्रण होगा, न तो सबसे कम होगा, न तो कम होगा और न ही अधिक होगा, नहीं सबसे कम या अधिक नहीं होगा। पूछा जाए कि लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है, समाज कैसा समाज? लोकतांत्रिक समाज, लोकतंत्रात्मक समाजवाद। कैसा समाजवाद है? लोकतांत्रिक है, लोकतंत्रात्मक है। इसका मतलब यह है कि प्रमुख खाद्य उत्पादनों पर सरकार का नियंत्रण जो होगा, न तो अधिक होगा न तो सबसे कम होगा, यानी कि बीच वाला। कैसा होगा? कोई तरह से कहा जाए तो मिश्रित होगा। कैसा होगा? मिश्रित समाजवाद, मतलब मिश्रित है कहा जाए। एक होता है साम्यवादी समाजवाद। साम्यवादी समाजवाद में क्या होता है? सरकार का नियंत्रण सबसे अधिक होता है। साम्यवादी समाजवाद याद रखिएगा, भारत ने बीच का अपनाया है, इसका मतलब न तो ज्यादा सरकार का नियंत्रण, न तो सबसे ज्यादा होगा न तो सबसे कम होगा। साम्यवादी समाजवाद में क्या होता है? इसमें सरकार का नियंत्रण सबसे अधिक होता है। सरकार का नियंत्रण अधिक। किस पर? प्रमुख खाद्य उत्पादनों पर सरकार का नियंत्रण अधिक होता है। लेकिन हमारा क्या समाजवाद है? क्वेश्चन पूछा जाए तो लोकतंत्रात्मक समाजवाद है या लोकतांत्रिक समाजवाद? चलिए यहां तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कहते हैं जो है कि पंथ निरपेक्ष, यही भी समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रस्तावना की भाषा किस देश से संबंधित है? तो ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर हुआ? आगे बात, प्रस्तावना की भाषा किससे संबंधित है? हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग या हम भारत के लोग किससे संबंधित है? तो हम संयुक्त राष्ट्र संघ के समरूप, इसका मतलब किससे संबंधित है? हम भारत के लोग। यह जो संबंधित है यह किससे संबंधित है? आपको बताना पड़ेगा, यूएनओ के चार्टर से संबंधित है। पंथ निरपेक्ष, अब बात करते हैं पंथ निरपेक्ष, जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, समाजवादी को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 1976 में। बात याद रखिएगा, पंथ निरपेक्ष, ऐसा हम कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। क्या कहते हैं दोस्तों? धर्मनिरपेक्ष। पंथ धर्मनिरपेक्ष, इसका मतलब यह है पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष यानी सभी धर्मों को समान रूप से देखें, सभी धर्मों को समान रूप से या समान रूप से देखना भी सभी धर्मों को समान प्रमाण करेगा। किसी भी धर्मों को पंथ निरपेक्ष क्या मतलब यह है, किसी भी धर्मों को विशेष मान्यता नहीं देना, विशेष वरीयता नहीं देना, बल्कि सभी धर्म जो है कि संविधान की नजर में सब कुछ सभी के धर्म क्या बराबर है, इक्वल है। लेकिन सभी पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष का मतलब यह पूछा जाए। क्वेश्चन यहाँ से लिख लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जाए, विश्व का प्रथम धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कौन है? विश्व का प्रथम धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष राष्ट्र तो अमेरिका है। कौन है दोस्तों? अमेरिका। कौन है? अमेरिका।
तो विश्व का प्रथम धर्मनिरपेक्ष और पंथनिरपेक्ष राष्ट्र अमेरिका। आगे बढ़ते हैं। और लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, ये तो बहुत ईजी है, समझते हैं। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक जहां पर क्या हो, लोगों का शासन, जनता का शासन, जनता का शासन। यानी यहां पर किसकी बनाने की बात करेंगे, लोकतंत्रात्मक। हम भारत के लोग कोशिश करेंगे जनता का शासन, इसका हम देखते हैं क्या कि सबसे जो सर्वोच्च कौन है। वैसे बात किया जाए तो भारत में जो सर्वोच्च है कौन है, संविधान है। किसकी सर्वोच्चता है, संविधान की सर्वोच्चता है। लेकिन बात किया जाए उसकी शक्ति, संविधान में उसकी शक्ति कहां से मिलती है, तो कहेंगे जनता से मिलती है। कहां से मिलती है, जनता से मिलती है। इसका मतलब यह है कि जहां पर सिर्फ जनता का शासन हो वही लोकतंत्र है, यह जो कि लोकतंत्र है, जहां पर जनता की बात नहीं। आगे बात करते हैं गणराज। गणराज क्या होता है, गणराज कैसा बनाने के लिए, गणराज्य बनाने के लिए। गणराज्य का मतलब जो देश का राष्ट्राध्यक्ष होगा, जो राष्ट्राध्यक्ष होगा, जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वो कैसा होगा, तो राष्ट्राध्यक्ष क्या होगा, जो है आनुवांशिक नहीं होगा। कैसा होगा, आनुवांशिक नहीं होगा, आनुवांशिक नहीं होगा। जैसे हम लोग की क्या है, तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, इसका मतलब राष्ट्राध्यक्ष आनुवांशिक नहीं है। और बात करें ब्रिटेन में, बात करें तो जो ब्रिटेन के सम्राट होता है आनुवांशिक होता है, लेकिन हम लोग के यहाँ यानी कि भारत में नहीं है। तो भारत में क्या, जो राष्ट्राध्यक्ष, जैसे राष्ट्रपति जी, राष्ट्राध्यक्ष जैसे राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, यहाँ पर वे चुने जाते हैं। क्या किए जाते हैं, चुने जाते हैं, निर्वाचित होते हैं। किसके द्वारा, अप्रत्यक्ष रूप से। किसके द्वारा, अप्रत्यक्ष रूप से। किसके द्वारा, तो जनता के द्वारा, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, यानी कि पूरी तरह से जनता उसमें सीधे भाग नहीं लेती। इसमें क्या हो, आनुवांशिक नहीं। क्या समझेगा, उससे अगर राज्य का मतलब क्या होगा, तो कहेंगे कि जिसका राष्ट्राध्यक्ष क्या होगा, आनुवांशिक नहीं होगा। लोकतंत्र में जिसका जनता का शासन होगा, पंथनिरपेक्ष जिसमें सभी धर्मों को समान से देखा जाएगा, समाजवादी। हमारे पास किस प्रकार समाजवादी है, लोकतांत्रिक समाजवादी। इसमें प्रमुख खाद्य उत्पादनों पर सरकार का नियंत्रण न तो सबसे अधिक होता है, न तो सबसे कम होता है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत क्या है, यानी कि आंतरिक एवं बाह्य मामलों में स्वतंत्र है। वो किसी विदेशी या किसी देशी के साथ संधि समझौता के लिए करने के लिए विवश नहीं है। वो स्वतंत्र, वो समझौता कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। विदेश नीति उसकी स्वतंत्र, विवश नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो दोस्तों, एक एक पॉइंट हम लोग समझ रहे हैं, दिमाग में रखते रहिए और कोशिश करिए कि बिल्कुल आपको याद हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अभी बोले कि क्या है कि जो है कि समस्त नागरिकों को, पूरे नागरिकों, जितने भारत में नागरिक है उनको क्या होगा, न्याय होगा। किस प्रकार के न्याय होगा, 3 प्रकार के न्याय होगा मिलेगा उनको। सामाजिक न्याय, कोशिश किया जाएगा सबको जो है कि सामाजिकता की बात, सबको बराबरी होगी। सामाजिक न्याय, सामाजिक आर्थिक, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक। तो 3 प्रकार के न्याय होगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। याद रखिए कितने प्रकार के समस्त नागरिकों को प्राप्त है न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। इसके बाद किसकी स्वतंत्रता है, इसके बाद बात करते हैं स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता, जो स्वतंत्रता है इसकी है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति। इसकी स्वतंत्रता है विचार, अभिव्यक्ति की, विचार, अभिव्यक्ति। आगे बढ़ते हैं विश्वास। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। उपासना की स्वतंत्रता। तो विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना स्वतंत्रता याद रखना है आपको। इसके बाद बात की समता की। इसकी बात है समता की, समता या समानता, समता या समानता, समता या समानता।
किसके? प्रतिष्ठा और अवसर। किसकी समानता? प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर। ये सब आपको याद होना चाहिए। संविधान पढ़ रहे हैं तो हमें प्रस्तावना बिल्कुल याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्राप्त कराने के विषय में व्यक्ति गरिमा, राष्ट्रीयता और अखंडता सुनिश्चित करना बंधुता। कैसी बंधुता बढ़ाने के लिए? कैसे सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए? तो व्यक्ति की गरिमा, याद रखिए कि व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा। आगे है क्या है? राष्ट्र की एकता। राष्ट्र की एकता और अखंडता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता वाली, जिसका मतलब व्यक्ति गरिमा भी बची रहे, राष्ट्र की एकता भी बची रहे और अखंडता भी बची रहे। इसमें क्या हम ऐसे काम करेंगे? बिल्कुल जो है कि जिसमें बंधुत्व भाईचारा बना रहे। आगे कह रहा है कि बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होगा। बिल्कुल दृढ़ संकल्पित होते हैं, मतलब बिल्कुल एकदम तैयार है। अपनी संविधान सभा में आज दिनांक यानी कि 26 नवंबर 1949, क्या कुछ खास दिन है? और 26 नवंबर 1949 को भाई पहली वीडियो देखे होंगे, बताए थे उसमें कि इसी 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर क्या मनाया जाता है दोस्तों? विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बात कर ले तो नीति मार्ग सूत्र सप्तमी संवत 2006 विक्रम को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत है। जो हम संविधान जो बना चुके हैं, जो संविधान 26 नवंबर 1949 को जो तैयार हो गया था, जो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो पारित किया गया था, वह जो है कि अंगीकृत करते हैं। हम क्या करते हैं? अंगीकृत करते हैं। और क्या करते हैं? अधिनियमित करते हैं। क्या करते हैं? अधिनियमित करते हैं। और क्या करते हैं? और आत्मार्पित करते हैं। आत्मा को अर्पित करते हैं। इसका मतलब कब करते हैं? 26 नवंबर 1949 को। और आपको पता है, बताए थे कि 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद क्या हो गए थे? लागू कर दिए। पूरी तरह से कब लागू हुआ हमारा संविधान? तो हम कब गणतंत्र हुए? तो 26 जनवरी 1950 को। उसमें बताया था कि 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ था? तो 26 नवंबर 1950 को अंगीकृत अधिनियम और आत्मनिर्भर विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। बता कितने अनुच्छेद लागू हो गए थे? 16 अनुच्छेद लागू हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब हम पूरी तरह से इसको देख लिए है क्या? किसके द्वारा हम अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित आत्मनिर्भर करते हैं? तो किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के द्वारा। ये कौन करता है? तो हम द्वारा करते हैं, माध्यम से करते हैं। और ये सब कौन करेगा? तो भारत की जनता। भारत की जनता क्या करेगी? संविधान को क्या करेगी? सुरक्षित रखेगी। इसका मतलब उसको हम क्या करते हैं? इसको अपनाते हैं और इसी के अनुसार हम क्या करेंगे? सब कुछ अपना काम करेंगे। क्लियर हो दोस्तों? चलिए इतना तो हम लोग समझ लिए। जो इम्पोर्टेंट बातें थी, कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं। जितने क्वेश्चन बने उसको हम बता दिए, समझा दिए। आपको बिल्कुल जो है कि याद हो जाना चाहिए था, याद हो गया भी होगा। आप बिल्कुल जो है कि इसको देखिए और कम से कम 2 बार वीडियो देखिए, एक बार नहीं याद होता है और मैं गारंटी के साथ कहता हूं दोस्तों बिल्कुल याद हो जाएगा आपको। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। फिर अगले वीडियो मिलेंगे। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक करना मत भूलिए दोस्तों, ताकि जो है कि इस वीडियो को जो है कि और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और लाइक करिए। लाइक जरूर करिए ताकि इससे जो है कि वीडियो की जो है कि इससे पता चलता है कि वीडियो कितना पॉपुलर है। तो दोस्तों फिर अगले वीडियो में जय हिंद, जय भारत।